नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी नया अध्याय शुरू की है। देखेंगे आप कि किस तरीके से नेतृत्व में कुछ परिवर्तन हुआ है, बड़ी जिम्मेदारियां भी मिली हैं। नितिन नवीन हो चाहे सम्राट चौधरी हो, लेकिन अभी बात होगी नितिन नवीन की, क्योंकि नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। हो सकता है कुछ समय बाद वो परमानेंट अध्यक्ष भी बने, जितना कार्यकाल होता है। तो क्या नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाने से भारतीय जनता पार्टी को आने वाले कुछ चुनावों में लाभ मिलने वाला है, खासतौर से पश्चिम बंगाल में? क्या प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की, इस पर आज के शो में हम बात करेंगे। इसके साथ ही आज के शो में हम बात करेंगे नीतीश मोदी मीटिंग में निशांत कुमार पर क्या बात हुई है। निशांत कुमार पे ऐसा चर्चा है कि नीतीश कुमार ये प्लान कर रहे हैं कि कैसे निशांत को पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में लाना है। और जब दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह से उन्होंने मीटिंग की, इस दौरान ये बातें हुई हैं, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। तीसरा जो विषय है आज का, राज्यसभा चुनाव में एआईएमआईएम और मांझी खेल करने वाले हैं। क्या खेल करेंगे, इसको हम जानेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि 5 सीटों पर जिन पे चुनाव होने वाला है, उनमें से एक सीट पे पेच फंसेगा, जिसपे तेजस्वी यादव या विपक्ष की भी निगाह है और खुद एनडीए की भी निगाह है। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ जो आज सहयोगी हैं, राजनीतिक विश्लेषक मृत्युंजय शर्मा जी हैं। मृत्युंजय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अंकित जी। पहला सवाल नितिन नवीन को ही लेकर है कि क्या वाकई में बंगाल में बीजेपी को इससे फायदा कुछ होने वाला है? क्या कनेक्शन है? ये सिर्फ प्लान की नितिन नवीन के बहाने क्या बिहार में कुछ खड़ा करना है, या इसका संदेश पूरे देश में देना है? नहीं, मुझे लगता है अंकित जी, ठीक है, कई बार हम लोग कोई भी राजनीतिक घटनाक्रम होती है तो उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं जोड़ लेते हैं, लेकिन बहुत ऑनेस्टली कहूं तो मुझे नहीं लगता है कि बंगाल से इसका कोई बहुत सीधा सीधा कनेक्शन है। हालांकि जब ये घोषणा हुई तो मैंने बहुत सारे विश्लेषणों में ये पढ़ा कि बंगाल में कायस्थों की आबादी काफी है, तो वहां पे और भी एक दो कनेक्शन जोड़े गए जो मुझे थोड़ा सा सतही लगा। देखिए, कभी भी जो बीजेपी को समझता है वो ये जानते हैं कि एक स्टेट के इलेक्शन के लिए कोई नेशनल लेवल डिसीजन नहीं कभी लिया जाएगा, और ऐसा डिसीजन जिसमें आप पार्टी के अध्यक्ष को चुन रहे हैं, कार्यकारी अभी और संभवतः वही अध्यक्ष बनेंगे, तो वो सिर्फ एक स्टेट के इलेक्शन से कभी प्रभावित नहीं हो सकता है। एक बहुत ब्रॉडर मैसेजिंग देना होता है, जो अक्रॉस द नेशन देना होता है। जो मैसेजिंग में मान सकता हूं, अगर कोई ये कह रहा है कि एक युवा नेतृत्व को लाया गया, तो वो मैं मैसेजिंग मानूंगा, क्योंकि वो ब्रॉडर मैसेजिंग है पार्टी का। एक नई पीढ़ी को लाया गया, वो मैसेजिंग में मानूंगा, क्योंकि हाँ, वो पार्टी का मैसेज हर जगह जा रहा है। एक नॉन डोमिनेंट कास्ट से लाया गया, क्योंकि पार्टी ये भी कहना चाहती है कि मेरिटोक्रेसी भी है साथ साथ, ठीक है, कास्ट कॉम्बिनेशंस और सामाजिक समीकरण देखे ही जाएंगे, लेकिन मेरिटोक्रेसी भी देखी जाएगी। वो मैसेजिंग सब जगह जाता है, खासकर वैसे युवाओं में जो बीजेपी के साथ जुड़े हैं, वैसे नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं और थोड़ा एक प्रकार से बीजेपी को थोड़ा अलग मानते हैं कि यार यहाँ पे हम लोग राइज कर सकते हैं काम करके। लेकिन बंगाल से बहुत सीधा कनेक्शन कहूं तो मुझे ऐसा कोई एस्टैब्लिश नहीं लगता है। ये मैंने थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहूंगा। ये मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि बंगाल चुनाव के दौरान दो चीजें दिखती हैं। पिछले चुनाव में हमने देखा कि जो बिहार से लोग बड़ी मात्रा में पश्चिम बंगाल में है, वो बहुत बढ़ चढ़ के बीजेपी की फेवर में बातें करते दिखते हैं। और दिल्ली चुनाव भी हाल फिलहाल में हुआ। आप दिल्ली में भी देखे होंगे मनोज तिवारी को किस तरीके से पोजीशन दिया गया। फिर मनोज तिवारी पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने किया, और चाहे छठ हो, चाहे तमाम ऐसे जो बिहार और पूर्वांचल को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे चीज़ों पर कोशिश की गई। अब बीजेपी के लिए बंगाल एक बड़ा दुर्ग है, जिसको बार बार वो चाहते भी तोड़ नहीं पा रही है। तो एक तो नितिन नवीन कायस्थ हैं, दूसरा बिहार के भी हैं, तीसरा यंग भी हैं। तो क्या ये इन सब कॉम्बिनेशन को देखते हुए भी ये ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया है, या बिहार में एक बड़ा चेहरे की भी जरूरत है? सम्राट चौधरी को जिस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, लेकिन एक आध चेहरे की और जरूरत है। जो बार बार लोग कहते हैं कि बीजेपी में एक नेतृत्व की शून्यता दिखती है, तेजस्वी के समकक्ष कौन, या नीतीश का ऑप्शन कौन? नहीं, देखिए अंकित जी, मैं वही कह रहा हूं। देखिए, पोस्ट फैक्टो कनेक्शंस दिखेंगे, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका प्रभाव नहीं होगा, ये भी नहीं कह रहा हूं। ऑफ कोर्स जो काय समुदाय के लोग हैं, उनको एक खुशी की लहर जाएगी उनमें, जो बंगाल में बहुत प्रभावशाली भी वो है। तो मैंने बहुत ज्यादा देखा, कायस्थों में ये खुशी मैंने बहुत ज्यादा देखा, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी संख्या इतनी कम है और हम कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, और अब बीजेपी ने अचानक से इतना बड़ा पोजीशन दिया।
बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ। और अंकित जी देखिए, ये पोस्ट फैक्टो वो खुशी होगी क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, क्योंकि वो एक तरह से मान बैठे कि हमारी संख्या इतनी छोटी है कि बहुत बड़ा हमें कुछ शायद ही मिले, और उसमें जब ये मिले तो एक बहुत खुशी होती है। लेकिन दूसरा मुझे जो लगता है लार्जर मैसेजिंग यही है कि मैसेजिंग ये नहीं है कि आप कायस से आते हैं इसलिए आपको दिया गया है। मैसेजिंग ये है कि आप काबिल थे, उस पद के लायक है, तो आप किसी भी समाज से आते हो, चाहे वो नॉन डोमिनेंट कास्ट हो, आपको मिल गया। लार्जर मैसेजिंग वो है। तो पोस्ट फैक्टो में बोलूंगा बिल्कुल बंगाल पर उसका प्रभाव रहेगा, उनके यंग होने का प्रभाव रहेगा। एक नई ऊर्जा आएगी उस पूरे टीम में। देखिए आप बंगाल को भी देखेंगे, वहां का स्टेट लीडरशिप देखेंगे, या वैसे जो भी राज्य हैं जहां बीजेपी एक बहुत स्ट्रांग पार्टी नहीं है, तो जो लीडरशिप होगी वो देखेंगे आप जनरली यंग रहेगी, नए लोग आते हैं, उनकी पॉलिटिकल लाइफ बहुत कम होती है, युवा होते हैं, उनका पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस बहुत कम होता है। तो एक तरह से ना टीम की जो युवा युवा शक्ति होती है, आप तमिलनाडु में भी देखेंगे आपको यही दिखेगा, केरला में भी दिखेगा, वेस्ट बंगाल में दिखेगा, तो उसमें एक ज्यादा जोश आता है क्योंकि उनको लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी तरह का है, हमारी तरह सोचता होगा, यंग है, इसकी भी पॉलिटिकल लाइफ बहुत ज्यादा लंबी तो नहीं है, हम ज्यादा रेजोनेट कर पाएंगे इस व्यक्ति के लिए। तो वो फ्रीक्वेंसी जमेगी ही जमेगी, और मुझे लगता है कि बंगाल में असर पड़ेगा। मुझे लगता है दोनों तरफ से बंगाल एक प्रकार से टेस्ट भी होगा, क्योंकि पहला इलेक्शन होगा, एक तरह से नेतृत्व ही कह सकते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव रोल में वो आ चुके हैं। तो एक पहले इलेक्शन का क्या आउटकम होगा वो हमेशा उनको याद रहेगा। तो मुझे लगता है कि पूरा जोर लगाया जाएगा कि वो जो पहला इलेक्शन का स्वाद हो वो जीत की तरह रहे। परीक्षा है ये नितिन नवीन के लिए। और दूसरा सवाल जरा इस पे ही थोड़ा सा जोड़ के अगर हम देखें कि नितिन नवीन कल जब पहुंचे बिहार तो पूरे बिहार की जो बीजेपी थी उनके पीछे दिखी। नितिन नवीन एक युवा भी हैं और कम एज भी है, जिस तरीके से उनसे कितने वरिष्ठ वरिष्ठ नेता हैं, सम्राट चौधरी वगैरह, क्या बिहार में भी एक ऑप्शन के तौर पर इसे देखा जा सकता है, या ये कह लें कि फिर चाहे वो जेपी नड्डा हो या दूसरे और नेता हों, वो चीज़ें कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व में जब पहुंच गए तो बिहार से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की बात नहीं रहेगी? नहीं अंकित जी, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं आप देखेंगे बीजेपी में जो ऑल्टरनेटली स्विच करते रहे हैं, केंद्र की राजनीति में रहे, फिर राज्य की राजनीति में वापस गए हैं, वापस आए गए हैं। आपको एग्जाम्पल्स याद होंगे, आपको मनोहर पर्रिकर याद होंगे, अभी शिवराज सिंह चौहान आपके सामने एग्जाम्पल है, राजनाथ सिंह प्रदेश से आए थे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो केंद्र की राजनीति के बाद जाके फिर मुख्यमंत्री बने। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि वो दरवाजा बंद हो रहा है। मुझे लगता है ज्यादा ऐसा है कि एक लीडरशिप डेवलप होनी चाहिए। अभी के कॉन्टेक्स्ट में आप उसको उनको नेशनल लीडरशिप में यूज करना चाहते हैं, वहां पे केंद्रित करना चाहते हैं, लेकिन जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो एक नेता आपका तैयार हो जिसको आप क्विकली शिफ्ट भी कर सके अगर आपको प्रदेश में उनकी जरूरत पड़े। तो ऐसे दरवाजे बंद करने वाली से ज्यादा मुझे लगता है कि लीडरशिप डेवलप्ड रहे, और जब सेंटर में यूज हो, जब स्टेट में यूज हो, मुझे लगता है वो ज्यादा थॉट है इसके पीछे। ठीक ठीक, हम दूसरे सवाल पे आते हैं अपने कि नीतीश और पीएम मोदी की मीटिंग हुई और इसमें ये चर्चा तेजी से चल रही है कि जो है निशांत कुमार पे कुछ बात हो रही है, कुछ रिप्लेसमेंट जैसी बात या उनको पॉलिटिक्स में लाने की बात हो रही है। तो निशांत कुमार तो इंटरेस्टेड दिखते नहीं है, बार बार ये बातें कैसे आ जाती हैं? जदयू के कुछ सोर्स भी ये बता रहे हैं कि ऐसी चीज़ों पर बात हुई है, और क्या है इन बातों में कितना दम लगता है आपको? देखिए अंकित जी, मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए कई बार राजनीति में व्यक्ति अपनी चाहत से नहीं आते हैं। कई बार उनको परिस्थितियों के कारण भी राजनीति में आना पड़ता है, और हमारे सामने कई से एग्जाम्पल्स हैं इतिहास में। इंडिया की राजनीति में सबसे बड़ी इशू आप बोल सकते हैं, सबसे कैरेक्टरिस्टिक आप बोल सकते हैं कि जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आप बीजेपी को छोड़ दीजिए, आप लेफ्ट को छोड़ दीजिए, कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है पूरे देश में जिसने अगर अपनी पार्टी को अगली पीढ़ी को नहीं सौंपा तो सरवाइव कर पाई, है ना। आप अक्रॉस एग्जाम्पल्स देखते हैं, जिस जिस पार्टी ने अगली पीढ़ी को सौंपने में पार्टी को देर की या कोई दिक्कत हुई, पार्टी खत्म हो गई। आप एग्जाम्पल्स देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी फ्लरिश कर रही है, लेकिन बीएसपी का हाल देख लीजिए। आप अब डीएमके का हाल देख लीजिए, कितने अच्छे से फ्लरिश कर रही है, आईडीएमके की हालत खराब हो गई है ना। आप जितने एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आप पूरे देश में देख लीजिए कि, तो एक प्रकार से वो कैरेक्टरिस्टिक टीएमसी फ्लरिश कर रही है कि पता है अगला अभिषेक बैनर्जी है जी, है ना। बीजू जनता फ्लरिश की क्योंकि पता था अगला नवीन पटनायक आ गए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वोटर्स भी पार्टी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं उसी फैमिली से, राइट। तो सूनर और लेटर, देखिए ये क्वेश्चन इफ का नहीं है कि निशांत राजनीति में आएंगे कि नहीं, ये क्वेश्चन व्हेन का है। उसको आप टाल सकते हैं, आज कर सकते हैं, 6 महीने बाद, चुनाव के पहले जैसे चर्चा चल रही थी, ठीक है चुनाव बीत गया, और 6 महीने टाल सकते हैं, साल भर टाल सकते हैं, लेकिन अगर वो राजनीति में नहीं आए
तो वो पार्टी का बचना मुश्किल हो जाएगा। और ये सिर्फ बाहर के लोग नहीं, उस पार्टी के भीतर भी हर व्यक्ति जानते हैं। उनके जितने जितने दूसरी पंक्ति के नेता हैं, आप देख लीजिए पिछले 6 महीने में उनके बयान, चाहे अशोक चौधरी हो, चाहे ललन सिंह हो, चाहे विजय चौधरी हो, जितने भी हैं, सब एक ना एक बार कह चुके हैं, संजय झा हो, सब कह चुके हैं कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। और ये क्यों कह चुके हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि उनमें से किसी को भी पब्लिक पार्टी के फेस के तौर पर, नेता के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो किसे क्या मैं एक्सेप्ट इस करेगी? चीज को ऐसे कनेक्ट कर सकता हूं कि जब मैं अपने स्कूली दिनों में, कॉलेज के दिनों में पढ़ता भी था, तो ये कुछ प्रोफेसर्स भी चर्चा करते थे और भी कई राजनीति के जानकार कहते हैं कि जब हम कांग्रेस पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं तो उसके साथ एक चीज है जो अंतिम सत्य यह भी माना जा सकता है कि वहां पे अभी तक इतना भरोसा कोई डेवलप हो नहीं पाया कि नेहरू गांधी परिवार जो है उससे अलग कुछ जाए। कई बार एक्सपेरिमेंट्स हुए लेकिन फाइनली संभालता वही परिवार है। यही वजह है कि चाहे फिर वो राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, ये कनेक्शन बार बार बढ़ता जाता है क्योंकि उस पार्टी से जो कनेक्टेड लोग हैं उनको भरोसा उसी परिवार पे है। नहीं, मुझे इनफैक्ट उल्टा है अंकित जी। देखिए, ये इसलिए मैं उसको प्रॉब्लम बोल रहा हूं भारतीय राजनीति की। पार्टी के कार्यकर्ता तो समझ भी जाते हैं, क्योंकि आप नेता के साथ काम कर रहे हैं तो उनकी, वो कितना सशक्त हैं, क्या इनकी दिक्कतें हैं, वो सब समझते हैं। कांग्रेस के अंदर तो जो 23 नेता थे, G23 के, इन्होंने लिखा ही पत्र इनफैक्ट कि नई लीडरशिप आनी चाहिए। लेकिन आम वोटर, मुझे लगता है वहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम आज भी लोगों के उस पुराने नाम पर वोट देते हैं। हम आज भी इंदिरा गांधी के नाम पर वोट देते हैं। आप गांव में जो गए होंगे बिहार के इलेक्शंस में, तो आज भी कांग्रेस को वोट पड़ता है क्योंकि उनके पिताजी इंदिरा गांधी को वोट देते थे, तो बच्चे आज भी दिए जा रहे हैं। तो जो कोरिलेशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, आप एलजेपी का एग्जांपल देख लीजिए। एलजेपी जब टूटी तो उसके सारे सांसद, उसके पार्टी के पदाधिकारी चले गए पशुपतिनाथ पारस जी के साथ, है ना। चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए, दोनों ने लेकिन नई पार्टी जनता बना चिराग ली। के साथ रही। एग्जैक्टली आज देखिए, आज किसके साथ आइडेंटिफाई करती है जनता पार्टी? चिराग के साथ। तो ये वोटर की कैरेक्टरिस्टिक है, और ये जितने जदयू के नेता है वो भी समझते हैं, नीतीश जी भी समझते हैं बहुत अच्छे से। मुझे लगता है सूनर और लेटर, ये मैं मानता हूं कि नीतीश जी कभी ये चाहेंगे नहीं प्राइमा फेसी, कि क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, करप्शन के खिलाफ लड़ी, और कुछ चीजों में उन्होंने बहुत प्रिंसिपल्ड स्टैंड लिए हैं। तो अपनी लेगेसी के तौर पर वो नहीं चाहते हैं कि वो एक धब्बा लगे, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अगर नहीं किया तो पार्टी खत्म हो जाएगी। तो बहुत बड़ी वो एक दुविधा आ चुकी है, जिसमें एक तरफ खाई एक तरफ गड्ढा है। सही कहा आपने। फिर ये एक बड़ी चुनौती है और लोग इस बात पे चर्चा भी कर रहे हैं कि हो सकता है कि निशांत को एंट्री कराएं, क्योंकि अब यही समय है, फुल फ्लेज में सरकार है, ताकत में सरकार है और एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। अगला सवाल है राज्यसभा चुनाव को लेकर। AIMIM पे चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ओवैसी के हैं जो 5 सांसद, और अब चूंकि कभी घटेगी 5वीं जो सीट है, जिस 5वीं सीट के 41 सीटों का जो समीकरण है, तो 2 बीजेपी के पास जाएगा, 2 जदयू के पास जाएगा, और 1 सीट है जिस पर लड़ाई है, और ये माना जा रहा है कि 3 सीट घट सकती है जो AIMIM से पूरी होगी। लेकिन इस बीच में जीतन राम मांझी भी काफ़ी नाराज दिख रहे हैं और वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि उनको मिले। तो इस चीज़ को कैसे आप अगर बताना चाहें कि क्या मांझी और AIMIM कुछ खेल कर सकते हैं मेन टाइम पे? देखिए अंकित जी, AIMIM मोस्ट प्रोबेबली वो विपक्ष के साथ जाएगी, जो मुझे लगता है। एक राज्यसभा सीट के लिए बिहार में 41 विधायकों की जरूरत है। महागठबंधन के पास आज के डेट में 35 सीटें हैं। 5 सीटें आप AIMIM की मिला लें और 1 सीट बसपा की मिला लें, तो 41 हो जाते हैं उनके। तो 41 अगर साथ आ गए तो उनको 1 सीट मिल जाएगी। लेकिन दिक्कत है 41 अगर साथ आ गए, सबसे बड़ा इफ वहीं पे है। उसमें सबसे ज्यादा मुझे खतरा कहां लगता है? सबसे पहले तो जो बसपा के विधायक हैं वहां पे एक, दूसरा IP गुप्ता उनके गठबंधन के अंदर जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ट्रस्ट किए जा सकते हैं, 2। और तीसरा, क्रॉस वोटिंग की बहुत हाई संभावना होती है इस प्रकार के जो नैरो मार्जिन वाले जब चुनाव होते हैं उसमें। तो ये मुझे समीकरण लगता है। मांझी जी की जहां तक बात आती है, देखिए मांझी जी ने नाराजगी जाहिर की है, मैं जानता हूं, लेकिन दिक्कत है कि दूसरी तरफ भी वोट देने से कोई उनका व्यक्ति तो जीतने जा नहीं रहा राज्यसभा, उनको ऐसे भी वो सीट दी नहीं जा रही है। तो दूसरी तरफ अगर वो वोट देंगे तो सीट मोस्ट प्रोबेबली राजद कहीं कैंडिडेट होगा, तो राजद का कैंडिडेट जाएगा राज्यसभा। तो मुझे नहीं लगता है कि वो दूसरी तरफ वोट देने जाएंगे, वो प्रेशर या तो बनाएंगे। फिर दूसरी तरफ वो चले ही जाएं, फिर तो उनको एक राज्यसभा सीट मिल सकती है, वो संसद में बैठ सकते हैं, बाकी सारा मंत्री वाला पद चला जाएगा। ये भी तो एक समीकरण बन सकता है। तो नहीं अंकित जी, दिक्कत अब ये है कि देखिए उस एक उनके स्टेप से सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होगा, क्योंकि एक तो बिहार में सरकार से बाहर हो जाएंगे, है ना।
तो बिहार में सरकार से बाहर है, मंत्री पद से बाहर है। केंद्र में बाहर। मंत्री पद है उनके पास, वो मंत्री पद भी उनके हाथ से चला जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि मांझी जी इस प्रकार का पॉलिटिकल ब्लंडर करेंगे, क्योंकि वो पॉलिटिकली मुझे लगता है काफी श्रूड है। अगले 5 सालों तक वो विपक्ष के साथ रहना चाहेंगे, मुझे नहीं लगता है। हालांकि हाँ, ये प्रेशर टैक्टिक्स बनाया जाएगा कि हमें एक सीट दे दी जाए, लेकिन अभी भी मुझे थोड़ा सा उसमें इफ एंड बट लगता है, क्योंकि 5 सीटें हैं, है ना, और आप 41 से बहुत ज्यादा दूर है। तो राज्यसभा एक जो डिजर्व करने वाली भी बात होती है, कोई अगर पार्टी थोड़ी बहुत क्लोज हो तो हाँ। शायद वो एक प्रकार से नेगोशिएशन हो भी पाए। चिराग लेकिन पासवान पांच, जैसे 19 सीटों के साथ है, थोड़ा क्लोज है, तो अब बीजेपी करेक्ट, वगैरह वो थोड़ा देगी। क्लोज है। अगर अगर उन्होंने बाकी दो छोटी पार्टियों, मान लीजिए कुशवाहा जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी को मना लिया, कुछ और विधायक को अगर अपने साथ ला सकते हैं, तो फिर वो कंटेंट कर सकते हैं कि हाँ, एक सीट मैं अपनी तरफ से ला सकता हूं। लेकिन मांझी जी की जो स्थिति अभी है, उसमें मुझे लगता है कि उनका राज्यसभा सीट निकाल पाना भी मुश्किल है, और इसीलिए मुझे लगता है कि उनकी पार्टी से नॉमिनेशन के चांसेस बहुत कम है। चलिए ठीक है। एक सवाल और इसमें हम जोड़ सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा चूंकि शांत दिख रहे हैं, लेकिन कार्यकाल तो उनका उनका ही समाप्त हो रहा है। अब ऐसे में जब पवन सिंह की भी बात हो रही है और नितिन नवीन की भी बात हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा को खुद भी जाना है क्योंकि वो तो किसी में नहीं है, लोकसभा चुनाव हार ही चुके थे। और फिर चौथा नाम जो है, जो सबसे प्रबल दावेदारी मानी जा रही है, वो है चिराग की मां का। 4 नाम हैं और सीट 3 है इनके हिस्से में। तो ये कैसे समीकरण अगर बनाया जाएगा तो कैसे बन सकता है? देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि उस जदयू की 2 सीटें हैं ऑलरेडी, जो ये 5 है उसमें पहले से, हाँ। और दोनों काफी ही ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको वो शायद जान जदयू जाएंगे, कंटिन्यू करे, बिल्कुल। है ना। हरिवंश जी हैं और रामनाथ ठाकुर जी हैं। तो जदयू में मुझे लगता है वहां बहुत ज्यादा डाउट नहीं बचता है। बचता है बाकी 3 सीटों में, और तीनों सीटें नहीं होने जा रही है एक तरह से आप देखेंगे तो। पवन सिंह का नाम चर्चा में है। अब इस पे अंदर खाने चर्चा क्या हुई है, क्योंकि अगेन जो सूटेबिलिटी होती है वो एक राज्यसभा की, वहां मुझे पता नहीं अभी भी वो पवन सिंह शायद वो फिट बैठते, या पता नहीं उनकी अगर उन इंक्लिनेशन रही हो, क्या बात हुई है। क्योंकि जो उनका इंक्लिनेशन अभी तक दिखा है वो था थोड़ा सा राज्य की राजनीति का इंक्लिनेशन, है ना, अपने क्षेत्र की राजनीति का इंक्लिनेशन। तो वो पता नहीं वो कितना सिंक कर पाएंगे राज्यसभा की राजनीति से, क्योंकि बहुत अलग होती है अंकित जी, जो राज्यसभा की राजनीति है। वो हाउस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स है बेसिकली, जिसपे आप मुद्दों की बात करते हैं, है ना। तो वहां एक नितिन नवीन जी का बहुत ज्यादा चर्चा भी चल रही है, और एक प्रकार से प्रेसिडेंस भी है, क्योंकि अब वो केंद्र की एक तरह से राजनीति में आ चुके हैं। तो राज्य की राजनीति से बाहर लाके इधर ट्रेंड भी रहा है कि सांसद रहे हैं हम, जितने लोग भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तो उनके चांसेस भी लग रहे हैं। चिराग वाली सीट पे फिर से मुझे लगता है कि अगर चिराग 5वीं सीट पे वो कॉन्फिडेंस दिखा पाए कि ये 5वीं सीट मैं अपनी तरफ से ला सकता हूं, जिसमें मेरे 19 हैं, विनोद कुशवाहा जी की पार्टी भी मेरे साथ है, मांझी जी की पार्टी मेरे साथ है, और कुछ और विधायक मैं लेके आ रहा मतलब हूं। इसके लिए उनको मांझी को भी खुश करना है, कुशवाहा को भी खुश करना है, और साथ ही 3 कम से कम एआईएमआईएम या आरजेडी कांग्रेस से कहीं से लाना भी है। एग्जैक्टली, इतना बड़ा एग्जैक्टली टारगेट है। अंकित जी, एग्जैक्टली। अगर वो कॉन्फिडेंस वो दिखा पाते हैं कि 41 मेरे साथ संख्या है, मुझे एनडीए के सांसदों की, बाकी मुझे जदयू और भाजपा के विधायकों की जरूरत नहीं है, मैं अपने से 41 की संख्या पूरी कर सकता हूं, वहां मुझे लगता है दावा मजबूत हो सकता है। लेकिन जब तक वो नहीं कर पाएंगे, और मुझे उसमें भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि देखिए मांझी जी और कुशवाहा जी के पास जैसे ही ये प्रपोजल जाएगा, वो चूंकि खुद भी इच्छुक हैं, वो दोनों, कुशवाहा जी खुद निकल के आ रहे हैं अभी वहां से, तो मुझे दोनों लगता ही है वहां दुखी। सिंक करना बहुत मुश्किल होगा। प्लस कुशवाहा जी का मुझे लगता है कि थोड़ी सी दावेदारी इसलिए भी कम हुई है, जो एक प्रकार से प्रकरण हुआ जिसमें उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनवाया। अब मंत्री बनवाया तो विधान परिषद भी जाएंगे उनके बेटे, है ना, और एक प्रकार से परिवारवाद का बहुत स्ट्रॉन्ग सा एक नैरेटिव बन के निकला, आप देखेंगे अचानक से इलेक्शन के बाद। तो मुझे लगता है उससे थोड़ा सा नुकसान हुआ है। अगर शायद वो बेटे को मंत्री नहीं बनाते, अपनी पत्नी को शायद बनवा देते, राइट, तो ये जो राज्यसभा सीट है इसकी कंटिन्यूटी के चांसेस शायद उनके थोड़े ज्यादा बेहतर हो जाते। लेकिन कुशवाहा जी को इग्नोर करना भी तो हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फिर उनके पास पर्सनल कुछ तो नहीं बचेगा ना, कुशवाहा किसी भी सदन में नहीं रह जाएंगे अगर राज्यसभा नहीं गए तो। अंकित जी, लेकिन फिर ये तो बड़ा हास्यास्पद आर्गुमेंट होगा, क्योंकि आपकी पत्नी विधायक है, आपका बेटा मंत्री है, तो आप फिर ये तो नहीं कह सकते कि मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। एक तरह से आपने चुन लिया, एक तरह से आपने चुन लिया कि मैं पत्नी को चुनाव लड़ाऊंगा, विधायक बनी, मैं बेटे को मंत्री बनाऊंगा, विधान पार्षद बनेंगे। तो जब आप ये चुन वाला ले रहे हैं काम मेरी जीतन राम मांझी पहले ही करके बैठे हैं, खुद लोकसभा में बैठे हैं, बेटा बहू और समधन सब मामला सेट है पहले से। जी 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 जी, खतरनाक परिवारवाद है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी जुड़ते रहेंगे। तो फिलहाल बिल्कुल। बिहार की राजनीति में
जो नया बदलाव हुआ है वो पहली चीज़ तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी में बदलाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में अब नए नेतृत्व की तलाश है। एक वक्त था जब सुशील मोदी का टाइम था और पुराने जो नेता थे, लेकिन अभी फिलहाल सम्राट चौधरी जो कि प्रदेश में बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर पे भी बिहार से ही नितिन नवीन को बड़ा नेता बनाया गया है। बंगाल चुनाव उनके सामने है, परीक्षा है, कैसे पास करेंगे ये देखना होगा। बाकी निशांत कुमार नीतीश के जो पुत्र हैं वो भी नई पीढ़ी है, वो नई पीढ़ी आएगी कि नहीं आएगी इस पर सबकी निगाहें हैं। और साथ ही साथ राज्यसभा चुनाव में कुशवाहा, मांझी, चिराग इन सब को कैसे एनडीए एक साथ लेके 5वीं सीट को हासिल करेगी ये भी देखना होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में देते रहिए। देखते रहिए राग बिहारी। नमस्कार।